प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका मतलब यह है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या पृष्ठ से टकरा जाती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को या इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि हम एक शीशा ले लेते हैं और शीशे पर सूर्य की किरणें आई और वो हमने शीशे के अंदर ही समतल दर्पण के अंदर ही बनी और वो दीवार पर ही उस पर चमकता है उसकी लाइट या किरण। तो यही प्रकाश का परावर्तन है, क्योंकि उसी माध्यम में चली जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये एक अभिलंब है और ये अपवर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब ये होता है जहाँ से कोई चिकना वो तल है उसी माध्यम में चली जाए प्रकाश की किरण। तो ये माना कि कोई ए और ओ, कोई प्रकाश की किरण जो है आपतित होती है और ये उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। ये अभिलंब है जो आपतन कोण और परावर्तन कोणों को बराबर हिस्सों में बांटता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम हैं। पहला नियम है कि ये आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतित कोण व परावर्तित कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। अतः इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम है कि आपतित कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, आपस में सदैव बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम की विशेषता है। अब इसके बाद हम चलेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, जो दर्पण गोलाकार भाग का बना होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। या कोई गोलीय दर्पण किसी गोलीय पृष्ठ से घिरा होता है या गोलीय पृष्ठ पर बना होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। इस प्रकार से ये गोलीयाकार भाग है। इसको हमने दो बराबर हिस्सों में बांट लिया। एक वाले उभरे हुए तल पर पालिश कर दी तो अंदर परावर्तक तल बना और दूसरे वाले हिस्से में अंदर की ओर पालिश करी और पहले वाले में बाहर की ओर पालिश करी। ये पुताई करी, पालिश करी, इस प्रकार से इसमें करी। अब जिसमें हम बाहर की ओर पालिश करते हैं वो अवतल होता है, जिसमें अंदर की ओर पालिश करते हैं वो उत्तल होता है। इस प्रकार से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है। अब पहला वाला है अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलाई या पालिश करते हैं उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये देखेंगे, ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है। ये इस प्रकार से इसके ऊपरी हिस्से पर हमने उभरे हुए तल पर पालिश कर दी तो ये एक अवतल दर्पण बना। इसको हम यहाँ पर P मानते हैं तो ये ध्रुव हो गया। ये फोकस होता है जहाँ पर प्रकाश किरणें इकट्ठा होती हैं, ये फोकस हो जाएगा। ये क्या होगा, C वक्रता केंद्र होगा। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी प्रकार से नंबर 2 है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश या कलाई करते हैं उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस प्रकार से हमारे पास ये एक
गोलीय दर्पण है और इसके हमने क्या करा, अंदर की ओर या दबे हुए तल में पॉलिश कर दी। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, उत्तल दर्पण बना। उत्तल दर्पण बना। ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण का ध्रुव, पहले आ गया ध्रुव, ये हमारा P है। M1 व M2 परावर्तक तल हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये जहाँ से यहाँ तक इसके अंदर प्रकाश की किरण टकरा रही हैं, तो ये वाला और ये वाला, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या R होती है। किसी भी गोलीय दर्पण की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे पास से कोई गोलीय दर्पण हो गया और उसका जो केंद्र होगा यही वक्रता त्रिज्या होगी। चाहे ये वाला कौन सा होगा, अवतल हो जाएगा, और ये वाला उत्तल हो जाएगा। दोनों की जो त्रिज्या होगी वो इधर होगी बीच में, उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में ये P है, ये F है, ये C है, ये ध्रुव है, ये फोकस तल है, ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है। तो इसमें क्या होता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव ये रहा तथा वक्रता केंद्र ये रही को मिलाने वाली सीधी रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अर्थ है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद है गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, देखो ये PFC, इसके समांतर कोई भी प्रकाश की किरण, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। देखो हमारे पास ये PC मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये प्रकाश की किरण आई और इससे अवतल दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तित होने के बाद ये जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ये मुख्य फोकस हो गया। ये गई ऐसे और ये भी यहाँ मिली, इस प्रकार से ये गई और ये भी यहीं मिली, इस प्रकार से ये गई और ये भी मिली, ये मुख्य फोकस हो जाएगा। इसके बाद है फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। देखो इसमें ये दिया हुआ है, गोलीय दर्पण का ध्रुव और फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो अब ये देखेंगे, इसमें बहुत आता है पेपरों में, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है 2 गुना फोकस दूरी के होती है। तो वक्रता त्रिज्या बराबर 2F या F बराबर R/2। इन दोनों संबंधों में से कोई सा एक संबंध पूछा। किरण आरेख अवतल दर्पण में, ये हमारे पास अवतल दर्पण है। कोई भी किरण यदि मुख्य अक्ष PC के समांतर अवतल दर्पण से टकराती है तो वह उसके फोकस से होकर जाती है। ये इस प्रकार से गई और इससे टकराने के बाद, परावर्तित होने के बाद F से निकल जाती है। इसके बाद यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती, ये अवतल दर्पण है, वक्रता केंद्र से जा रही है, तो वह C से गई और C से ही वापस चली जाती है। इसके बाद यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से निकल जाती है, फोकस बिंदु से जाती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार से उत्तल दर्पणों में भी है। माना कि ये उत्तल दर्पण है, कोई प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समांतर इससे टकराई तो ये क्या होगा, यहाँ तो पुताई हो रही है तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये फोकस से आ रही हो और बिल्कुल सीधी ऐसे निकल जाती है। इसके बाद यदि कोई प्रकाश की किरण बिल्कुल ऐसे आ रही है सीधी, जैसे सी से दिख रही हो तो ये सी से आ रही है और सी में को ही वापस चली जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण कहीं से आ रही है और ऐसे आ रही है कि जैसे ये फोकस से आ रही हो तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अवतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति के किरण आरेख का वर्णन करना है। इसमें माना कि जब कोई वस्तु है अनंत दूरी पर रखी हो, माना कि कोई वस्तु ये यहाँ पर अनंत पर रखी हुई है ए बी, तो एक किरण, ये हमारे पास अवतल दर्पण है, कोई किरण इसके फोकस से ऐसे गई तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और एक सी से आएगी और सी से ही चली जाएगी तो यहाँ पर काटा। इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, दर्पण के फोकस तल पर बनता है। इसके बाद नंबर 2 है, जब कोई वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, जैसे ये अनंत हो गया, इधर अनंत है और ये वक्रता के इसके बीच में ये भी वस्तु रखी है तो एक इसके किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर सिर से जाएगी और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होती ही निकल जाएगी। और एक किरण क्या होता है, इसका नियम है सी से गई और सी में कोई आ गई, प्रतिबिंब ये बना, वस्तु ये, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, पी तथा एफ तथा ये एफ है और सी के बीच में बनता है। नंबर 3 पे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ये बहुत आता है। माना कि ये अवतल दर्पण है और ये ए बी कोई वस्तु सी पर रखी हुई है। इसकी विशेषता है कि प्रतिबिंब ठीक नीचे इतनी ही दूरी पर बनता है। एक प्रकाश की किरण इसके सिर से गई और फोकस से होती हुई निकल गई, एक सी से गई और सी से गई तो फोकस से निकल गई। अब ये इधर से ये फोकस से गई तो ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दोनों किरणों ने यहाँ पर काटा तो प्रतिबिंब इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, सी पर नीचे की ओर तथा वस्तु के बराबर बनता है। नंबर 4, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में रखी हो तो ये वस्तु है, इससे किरण सी से गई तो ये क्या फोकस से निकल के जाएगी और एक किरण सी से जाएगी और जब ये सी से गई या नहीं, एक जब किरण इसकी ये सी तो इधर है, ये किरण यहाँ फोकस से जाएगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जहाँ पर ये दोनों रेखा काटेंगी प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से कुछ बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, सी तथा अनंत के बीच में। देखो ये सी है और इधर अनंत के बीच में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला। जब वस्तु एफ पर रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ये याद कर लो। माना ये वस्तु जो है ए बी यहाँ एफ पर रखी है तो एक किरण इसके दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर गई और दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से निकलती हुई इस तरह से चली जाएगी। एक किरण क्या होगा, सी से जा रही है और सी से ही आ रही है तो ये तो कहीं काट नहीं, बिल्कुल समांतर जा रही हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, बस वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा। इसके बाद जब वस्तु एफ तथा पी के बीच, ये एफ तथा पी फोकस तल या फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच में रखी होती है, ये वस्तु रखी हुई है, इसके सिर से किरण गई, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से निकल गई, एक सी से जाएगी और सी से ही आ जाएगी। ये इधर को जा रही है तो चौड़ी होती जा रही है, कहीं मिलने का सवाल पैदा नहीं हो रहा। तो ये इसका मतलब है ये दर्पण के बाद यहाँ थोड़ी चौंसी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये पीछे की ओर बनेगी। तो ये बनी
तो वास्तविक क्या बन रही है, बड़ी बन रही है, तो आभासी बन रही है। कहाँ बन रही है, दर्पण के पीछे बन रही है। प्रतिबिंब आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। ये स्थिति याद करनी है और इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।